हाय फ्रेंड्स, वी आर नाउ डिस्कसिंग अबाउट कोविड-19। कोविड-19 जी दोस्तों, कोविड-19 जो कि कोरोना वायरस डिजीज़ 2019 से डिराइव किया गया है। कोरोना वायरस डिसीज़ 2019 को जिसको कोविड-19 कहा गया है। 2019 दोस्तों इसलिए क्योंकि इसकी जो ओरिजिन हुई है वो चाइना में 2019 में हुई है। नवंबर 2019 में हुई है, इसलिए इसको कोविड-19 कहा गया है। दोस्तों ये कोरोना वायरस होता क्या है? कोरोना वायरस दोस्तों ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जैसे ह्यूमन में और एनिमल्स में, ह्यूमन में और अदर एनिमल्स में जो जेनेटिक मटेरियल होता है दोस्तों वो डीएनए प्लस आरएनए ये दोनों से मिलकर बना होता है। लेकिन कोरोना जो कि कोरोना या फिर कहें वायरस में कहें तो वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है या तो डीएनए का बना होगा या तो आरएनए का बना होगा। तो इसी तरह दोस्तों ये आरएनए का बना होता है जो कि सिंगल स्टैंडर्ड होता है। अब ये सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड दोनों हो सकते हैं आरएनए। इसमें से कुछ सिंगल स्टैंडर्ड के एग्जांपल आपको बताना चाहेंगे, जैसे रेबीज़ और पोलियो और राइनो, जिससे कॉमन कोल्ड कफ होता है राइनो, ये सब भी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के बने होते हैं। इसी तरह हमारा कोरोना जो स्पीसीज़ है वायरस की, ये भी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए की होती है। दोस्तों अब आ जाते हैं इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन में। जी हाँ, ये कैसे फैलता है दोस्तों? ये मैन टू मैन भी फैल सकता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हुआ, जैसे सर्दी जुकाम फैलता है दोस्तों, उसी तरह ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में फैल सकता है मैन टू मैन। दोस्तों मैन टू एनिमल में भी इसका फैलाव देखा गया है, जैसे कुछ अमेरिका की बिल्लियों में और टाइगर्स में आपने न्यूज़ में सुना ही होगा कि इसका फैलाव होता है मैन टू एनिमल में भी। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन दोस्तों ये हुआ कि जैसे कोई खांसता है या छींकता है, स्नीजिंग या फिर इन्फेक्टेड पार्ट को टच करने से भी यह वायरस फैलता है। तो दोस्तों अब इसकी स्टेज की बात करते हैं। इसको 4 स्टेजों में डिवाइड किया गया है। इसके मोड ऑफ इन्फेक्शन कैसे फैलता है समाज में, उस बेसिस पे इसको 4 स्टेजों में डिवाइड किया गया है। जो स्टेज फर्स्ट होती है उसका मतलब ये दोस्तों कि इम्पोर्टेड फ्रॉम्स अफेक्टेड कंट्रीज, किसी दूसरे देश या बीमारी आई है और वो कुछ लोगों में ही है, तो वो उसको स्टेज फर्स्ट में रखेंगे। स्टेज सेकेंड में जब उसका लोकल ट्रांसमिशन होने लगता है, जैसे कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके परिवार में उसका ट्रांसमिशन हो जाता है, उस घर वालों को या उसके रिश्तेदारों में वो ट्रांसमिशन हो जाता है, तो लोकल ट्रांसमिशन होता है। स्टेज थर्ड की बात आते हैं, तब ये कम्युनिटी स्प्रेड हो जाता है। दोस्तों कम्युनिटी स्प्रेड मतलब ये कि एक बड़ा सा एरिया, बड़ा सा क्षेत्र इससे इन्फेक्टेड हो चुका है। और जो स्टेज 4 है वो काफ़ी डेंजरस स्टेज है, जिसमें बीमारी की एपिडेमिक हो जाती है। मतलब ये कि दोस्तों डिजीज़ टेकन शेप ऑफ एन एपिडेमिक्स विद नो क्लियर एंड पॉइंट। दैट मीन्स फ्रेंड्स, a large number of the people suffering from same disease at same time within short period of times। तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम्स में किसी डिजीज़ का बहुत तेज़ी से फैलाव जब होने लगता है तो उसको एपिडेमिक कहते हैं। दोस्तों इसके कुछ लक्षण होते हैं, उसके क्लिनिकल फीचर होते हैं जो आपको हम बताना चाहेंगे। जो समान उसके क्लिनिकल फीचर हैं जैसे वो फीवर, कफ और ब्रीथलेसनेस। जी हाँ दोस्तों, फीवर, कफ, ब्रीथलेसनेस। कफ दोस्तों यहाँ ड्राई कफ होगा। जी हाँ, ड्राई कफ होगा और उसे सांस लेने में दिक्कत होगी। पेशेंट को फीवर होगा, कफ होगा और सांस लेने में दिक्कत होगी। इसके साथ साथ कुछ लक्षण और है जिसको ध्यान देने की ज़रूरत है। वो है दोस्तों लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट, रनी नोज़, सोर थ्रोट और डायरिया। जी हाँ, उसको सूंघने की क्षमता कम हो जाएगी, उसको टेस्ट करने की क्षमता, किसी चीज़ का अच्छे से स्वाद नहीं ले पाएगा, थोड़ी थोड़ी सी उसकी नाक बहती रहेगी, गले में उसके खराश रहेगा और उसको डायरिया भी होगा, 3 से 4 जाएगा। जी हाँ, तो उसको डायरिया हो सकता है। अब इसके दोस्तों कैसे पता करते हैं? तो दोस्तों इसका काफ़ी केस एसिम्प्टोमेटिक भी देखा गया है, लेकिन ये बहुत सारे लक्षण जो कि आमतौर पे पाए जाते हैं। इसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए दोस्तों एक आरटी-पीसीआर, ब्लड एंटीबॉडी टेस्ट और लंग्स बायोप्सी तीनों चीज़ करते हैं। दोस्तों आरटी-पीसीआर में जो नेज़ल और थ्रोट स्वैब लिया जाता है 2 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इसका ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ से? पेशेंट के पास से लेके उसके लैब तक ले जाने के लिए 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे इसका ट्रांसपोर्ट किया जाता है।
दोस्तों बाकी ब्लड एंटीबॉडी टेस्ट होता है जो कि एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट होता है बट होना। दोस्तों अब इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं। दोस्तों ट्रीटमेंट इसका कोई स्पेसिफिक ड्रग नहीं है, कोई अभी वैक्सीन नहीं बनी है, फिर भी इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है। दोस्तों सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करने के लिए जैसे अगर फीवर है उसको तो पैरासीटामॉल दे दिया जाता है, कफ है तो सिरप दे दिया जाता है। एक ड्रग दोस्तों आपने खूब सुनी होगी, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन। ये होती क्या है दोस्तों? हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि दोस्तों इसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, जैसे यह एक इम्यूनो मॉड्यूलेटर की तरह काम करता है, ठीक है ना, इम्यूनो मॉड्यूलेटर की तरह काम करता है। यह सेल के जो पीएच को है चेंज कर देता है, ठीक। और ये जो है जिंक को इन्फ्लक्स करता है सेल के अंदर, जिसकी ये कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी है, जिसके कारण जो है दोस्तों इसका यूज किया जाता है जी में। दोस्तों इस समय एक थेरेपी के रूप में प्लाज्मा थेरेपी भी यूज की जाती है। दोस्तों प्लाज्मा थेरेपी होता क्या है कि इसमें जो इन्फेक्टेड पर्सन है, इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड, इन्फेक्टेड पर्सन है कोई, इन्फेक्टेड पर्सन जो कि रिकवर हो चुका है, उसका ब्लड जाता है और ब्लड से जो है प्लाज्मा अलग किया जाता है और वो प्लाज्मा जो है पेशेंट को दिया जाता है, जिसका अच्छा परिणाम देखा गया है। दोस्तों आई होप ये थेरेपी आगे भी सक्सेसफुल रहेगी और धन्यवाद।